हेलो मेरे दोस्त, डेली हम आपके एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं और ये सभी क्वेश्चन आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे और उनको समझेंगे। चलिए आज देखते हैं आज की क्वेश्चन पर। आज की क्वेश्चन है, संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है। तो मैं पिछले वीडियो में प्रस्तावना के बारे में बता दिया था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि संविधान के प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसका अर्थ क्या है। बहुदेववाद, अद्वैतवाद, सभी नागरिकों को धर्म और पूजा की स्वतंत्रता, भारत का एक राष्ट्रीय धर्म होगा और सभी को इसका सम्मान करना होगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो प्रस्तावना में कब जोड़ा गया। ये जोड़ा गया 1976 के 42वें संशोधन में। 1976 के 42वें संशोधन में ये जोड़ा गया। किसको? धर्म निरपेक्ष को जोड़ दिया गया। और इसका अर्थ होता है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि सभी नागरिकों को धर्म और पूजा की स्वतंत्रता है। सभी नागरिकों को धर्म और पूजा की स्वतंत्रता है। तो फिर से याद कर लीजिएगा कि 1976 में 42वां जो संशोधन हुआ था उसमें प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया, जिसमें था एक धर्मनिरपेक्ष शब्द था। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम राक्षसताल झील से होता है। तो बताइए किस नदी का उद्गम राक्षसताल झील से होता है। पाम्पा, सतलुज, नील, कावेरी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, राक्षसताल झील से किस नदी का उद्गम होता है। ये होता है आपका सतलुज नदी। आपका सतलुज नदी का उद्गम होता है कहाँ? राक्षसताल से। और राक्षसताल कहाँ है? तिब्बत में। कहाँ? ये राक्षसताल कहाँ है? तिब्बत में है। तिब्बत में है, ठीक है। ये तिब्बत में है राक्षसताल। वहां से ही सतलुज नदी निकलता है। और देखिए नील नदी निकलता है कहाँ? विक्टोरिया झील से। ये नील नदी निकलता है आपका विक्टोरिया झील से। नील नदी निकलता है विक्टोरिया झील से निकलता है, ठीक है। नील नदी जो संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। और ये विक्टोरिया झील से निकलता है जो अफ्रीका में है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो है विक्टोरिया झील। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील और विश्व की सबसे लंबा नदी नील नदी, ठीक है। तो विक्टोरिया झील से निकलता है नील नदी। चलिए और देखते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी ये निकलता है आपको पश्चिमी घाट, जो भारत की पश्चिमी घाट है वहां से निकलता है कावेरी नदी। पश्चिमी घाट से निकलता है और वो पश्चिमी घाट पर पर्वत है एक। कौन पर्वत? ब्रह्मागिरि पर्वत। कौन पर्वत? ब्रह्मागिरि पर्वत। तो वहां से निकलता है कौन? कावेरी नदी ब्रह्मागिरि पर्वत से निकलता है, ठीक है। ब्रह्मागिरि पर्वत से निकलता है कावेरी नदी। ब्रह्मागिरि पर्वत से कावेरी नदी निकलता है। और पाम्पा नदी निकलता है आपका, ये निकलता है, ये भी पाम्पा नदी। देखिए, पाम्पा नदी को ही क्या कहा जाता है? तुंगभद्रा नदी। पाम्पा नदी को क्या कहा जाता है? तुंगभद्रा नदी पाम्पा नदी का ही पुराना नाम है। तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम क्या है? पाम्पा। तुंगभद्रा जो है ना, तुंगभद्रा नदी जो हम्पी बसा हुआ है, तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हम्पी बसा हुआ है ना, हम्पी।
तुंगभद्रा नदी के किनारे, तो उसी का नाम पाम्पा है। तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम पाम्पा है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एथलीट फुट। तो बताइए एथलीट फुट जो है किसके कारण होता है? एथलीट फुट किसके कारण होता है? कवक, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ। तो बताइए किसके कारण होता है एथलीट फुट? देखिए जो एथलीट फुट होता है क्या होता है, पैरों को तलवे, जो पैर के तलवे होते हैं या पैर के जो उंगलियां होती है उसमें खुजली या पापड़ की तरह होने लगता है, खुजली होने लगता है। ठीक है, खुजली हो जाता है। जो तलवे होते हैं पैर के या उंगली में खुजली हो जाते हैं। तो एक रोग है और किसके कारण होता है? ये कवक के कारण होता है। कवक के कारण ये रोग होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कवक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। डोमकच किस राज्य का एक लोक नृत्य नाटक है? बताइए डोमकच किस राज्य का लोक नृत्य नाटक है? झारखंड, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़। बताइए कि डोमकच किस राज्य का है? देखिए डोमकच, कजरी और विदेशिया। डोमकच, कजरी, विदेशिया, ये जो है ना ये बिहार का है। डोमकच, कजरी, विदेशिया कहाँ का है? बिहार का। और उड़ीसा का क्या है? उड़ीसा का है छऊ, कर्मा नाच है, बाघ नाच। उड़ीसा का छऊ है, बाघ नाच है, बाघ नाच, ये सब कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ का राउत नाचा, छत्तीसगढ़ का है क्या? राउत नाचा, राउत नाचा, राउत नाचा है, लिख लीजिएगा। राउत नाचा छत्तीसगढ़ का है। और झारखंड का लिख लीजिए। झारखंड का है आपका झुमरे, मुंगरी, संताली। झुमरे, मुंगरी और संताली कहाँ का है? झारखंड का। झुमरे, मुंगरी और संताली। संताली जो है ये जो है कहाँ का है? ये झारखंड का है। संताली झारखंड का, झुमरे, मुंगरी और संताली कहाँ का है? झारखंड का। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बताइए प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को नष्ट किसने किया था? मोहम्मद गौरी, बाबर, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम। बताइए किसने सोमनाथ मंदिर का नष्ट किया था? किसने हमला किया था सोमनाथ मंदिर पर? ये देखिए सोमनाथ मंदिर है कहाँ आखिर? सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ? गुजरात में। ये गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। और देखिए इसको, इस पर जो हमला किया था सोमनाथ मंदिर पर वो था कौन? मोहम्मद गजनबी ने। मोहम्मद गजनबी ने हमला किया था। किसने हमला किया था? मोहम्मद गजनबी ने हमला किया था। कब किया था? 1025 में। कब? 1025 में हमला किया था। 1025 में मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। और इसको हमला करने के बाद पुनर्निर्माण किसने किया? गुजरात के राजा थे, उनका नाम था भीम। गुजरात के राजा भीम ने, भीम और मालवा के राजा भोज, भीम और भोज, भीम और भोज। भीम कहाँ के राजा थे? गुजरात के। और भोज जो राजा थे वो थे मालवा के। तो इन दोनों ने मिलकर इन दोनों ने क्या किया था? सोमनाथ मंदिर को पुनर्निर्माण किया था। और यहाँ 3 नदी बहती है। महासंगम यहाँ है सोमनाथ मंदिर के पास, महासंगम है। यह है हिरन नदी। वहां एक नदी बहती है हिरन। हिरन नदी लिख लीजिए। हिरन नदी
और एक है कपिला नदी और एक सरस्वती नदी। हिरन नदी, कपिला नदी और सरस्वती नदी का संगम है। सोमनाथ मंदिर जो है वहाँ संगम, महासंगम है तीन नदी का। तीन नदी वह हिरन, कपिला और सरस्वती नदी का महासंगम सोमनाथ मंदिर के है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भिटारी। देखिए भिटारी, किस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को हराया था? बताइए किस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को हराया था? भिटारी स्तंभ शिलालेख, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, मंदसौर शिलालेख और उदयगिरी शिलालेख। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किस शिलालेख में वर्णन किया गया है? बताइए क्या स्कंदगुप्त ने हुनों को हराया था? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भिटारी स्तंभ शिलालेख। इसका सही आंसर हो जाएगा भिटारी स्तंभ शिलालेख। इसी शिलालेख में जो है स्कंदगुप्त ने हुनों को हराया था, इसका वर्णन किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? बताइए कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तेलंगाना। तो बताइए भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? देखिए भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ है? उड़ीसा में। ये कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में इसका सही आंसर हो जाएगा। भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। और जो कर्नाटक में, देखिए कर्नाटक में है, उसका नाम क्या है? बांदीपुर। बंदीपुर उसका नाम है। बंदीपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है कर्नाटक में है। और केरल में पेरियार। केरल में आपका क्या है? पेरियार है। पेरियार अभयारण्य कहाँ है? केरल में। ये जो इम्पोर्टेंट है केरल के लिए, कर्नाटक के लिए बंदीपुर और उड़ीसा के लिए भितरकनिका। याद रखिएगा इसको। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए घटना के कालानुक्रमिक क्रम से कौन सा सही है? बताइए ये जो घटना दिया गया है तो बताना है कि कौन सा सही क्रम से सजाया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना। क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन योजना। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन। तो बताइए कि कौन सा इसमें सही सजाया गया है। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। 1930 में, सॉरी 1930 में हुआ था क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। और क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। ठीक है, और कैबिनेट मिशन 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इनमें से 1 और 4 में है। सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन 1 और 4 में है। उसके बाद क्रिप्स मिशन, उसके बाद क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन इसमें है 1 नंबर में। तो आपका सही आंसर 1 होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में टोकन मुद्रा लागू किया? बताइए किसने भारत में टोकन मुद्रा लागू किया? तो बताना है आपको किसने टोकन मुद्रा लागू किया। मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, जहादर शाह, बहादुर शाह। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए जिसने ये लागू किया उसको क्या कहा जाता है? उस शासक को पागल या रक्त पिपासु भी कहा जाता है। तो बताइए ऐसा कौन सा शासक था जिसको पागल कहा जाता था? देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक एक
पागल शासक था, मतलब जो मन में आता था वो करता था। तो उसका वो जिसका जो शासन किया बहुत ही अच्छा नहीं किया था शासन, लोगों को परेशान करता था और कुछ नहीं। और देखिए इसका नाम था, एक बचपन का नाम था जुन्ना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था? जुन्ना खां। ठीक है, जुन्ना खां इसका नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक का। और ये टोकन मुद्रा लागू किया और इसे पागल या रक्त पिपासु भी कहा जाता है। ठीक है, इसे पागल या रक्त पिपासु भी कहा जाता है। और देखिए इसमें है इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान रहा। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। इसी को बाबर ने, इसके बाद किसका आया था साम्राज्य? मुगल साम्राज्य आ गया। इसके बाद मुगल साम्राज्य आ गया इब्राहिम लोदी के बाद, क्योंकि 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने हरा दिया था। 1526 के पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था। उसके बाद मुगल साम्राज्य आ गया और मुगल साम्राज्य बहुत सालों तक शासन किया भारत पर। और उसके बाद अंग्रेज आए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता की प्राप्ति के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? बताइए कि भारतीय, देखिए इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारतीय नागरिकता की प्राप्ति के लिए संबंध में कौन सा, मतलब पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही है। आप जन्म से यहाँ नागरिकता ले सकते हैं, शादी से ले सकते हैं, पंजीकरण से ले सकते हैं, देशीकरण से ले सकते हैं। तो बताना है इनमें से कि किन किन से भारतीय नागरिकता आप ले सकते हैं, भारतीय नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपका 5 तरीका है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 तरीके से लिया जा सकता है। कितने? 5 तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। एक तो जन्म से, दूसर का वंश द्वारा। ठीक है, दूसर का वंश द्वारा, उसके बाद पंजीकरण द्वारा, उसके बाद पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा। आप शादी से नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, शादी से नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो एक जन्म हो गया, पंजीकरण हो गया, देशीकरण हो गया, या वंश द्वारा आप ले सकते हैं। आपका कोई वंश यहाँ पर रहता है तो आप यहाँ नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और 5 नंबर में भारत के किसी भी क्षेत्र के अधिग्रहण के द्वारा। अगर आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जमीन आपका है, किसी भी क्षेत्र में आपका अधिग्रहण किया हुआ जमीन है, तो आप यहाँ भारत में नागरिक बन सकते हैं, भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ACD। तो इसमें 3 नंबर आपका 3 नंबर सही हो जाएगा आंसर, 3 नंबर सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्वनि, बताइए ध्वनि सबसे तेज गति किसमें करता है? तो देखिए ध्वनि सबसे तेज गति किसमें करता है? बताइए। निर्वात, स्टील, पानी, हवा। तो ध्वनि जो है एक क्या है? यांत्रिक तरंग होता है। ध्वनि क्या है? यांत्रिक तरंग, एनर्जी है। ठीक है, ध्वनि क्या है? एनर्जी है। पिछले वीडियो में बताया था ना ध्वनि क्या है। तो ध्वनि एक एनर्जी है और एक यांत्रिक तरंग होता है। ये एक यांत्रिक तरंग होता है जो ठोस में सबसे तेज गति करता है, ठोस में सबसे तेज गति करता है। उसके बाद गैस में, ठोस के बाद गैस में सबसे ज्यादा तेज गति ठोस में करता है, उसके बाद गैस में करता है। ठीक है, उसके बाद द्रव में। तो सबसे तेज ठोस में, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टील इसका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टील में सबसे तेज गति यात्रा करता है। और निर्वात में तो ये करता ही नहीं है। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं करता है। ठीक है, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं करता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? कपास उत्पादन से, लहसुन उत्पादन से, अंगूर उत्पादन से, मांस उत्पादन से। तो बताइए गुलाबी जो क्रांति है किससे संबंधित है? देखिए गुलाबी क्रांति जो है ये मांस उत्पादन से है, ठीक है। गुलाबी क्रांति किससे है? मांस उत्पादन से। तो याद रखिएगा। और गुलाबी शहर किसको कहा जाता है? जयपुर को, ठीक है। गुलाबी शहर जयपुर और गुलाबी क्रांति जो मांस उत्पादन से है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ए टेल ऑफ टू सिटीज। अ टेल ऑफ टू सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन है? मार्क ट्वेन, चार्ल्स डिकेंस और रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अ टेल ऑफ टू सिटीज के पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस है। चार्ल्स डिकेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? बताइए एक निबल जो है कितने बिट्स के बराबर होता है? 4, 8, 16, 32। बताइए कितने बिट्स के बराबर होता है? एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4 बिट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 बिट्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और सभी ग्रुपों में और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जिससे आपके दोस्त को हेल्प मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।